साकिब, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट सामने आई कि जी अगर आपने इदारों की निजकारी करनी है तो उससे बेहतर है आप वो हमें दे दें। फिर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी तंग कर सकती है इस फैसले में हुकूमत को? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तंग कर सकती है, इसके इम्कानात मौजूद हैं। माजी में भी जब ये कोशिश हुई तो उसमें सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल साइड पे हर्डल देखा जाए तो वो पीपल्स पार्टी ही इस के खिलाफ जब वो बात करती रही है कि निजकारी नहीं होनी चाहिए। अगरचे उनको पता है कि ये इदारे जो हैं वो खसारे में जा रहे हैं, इसके बावजूद इस किस्म की पॉलिटिकल जो है वो गेन के लिए हर्डल जो है वो बनाई जाती हैं। कल की जो काबीना की जो कमेटी थी निजकारी की, उसकी कोई अंदरूनी जो खबर है उसकी बात की जाए तो ये 24 इदारे हैं जिनके हवाले से उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल के लिए वो निजकारी करेंगे। तो टोटल 87 थे जिनको देखा गया है, उनके हवाले से रिपोर्ट्स मांगी गई वजारतों से, जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी भी। तो कुछ इदारे जो है उनको स्ट्रेटेजिक कहकर जो है वो उनको साइड पे कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इतने भी सारे इदारे भी इस तरह नहीं है। बहरहाल इसमें कुछ जो इदारे हैं उनको निकाल दिया गया है, पहले जो लिस्ट थी, और कुछ नए शामिल किए गए हैं। ये खबर आ रही है LNG पावर प्लांट है, नंदीपुर पावर प्लांट है, जिना कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद का, सर्विसेज होटल है, स्टेट लाइफ है। इनके हवाले से ये आ रहा है कि इनको निकाल दिया गया है निजकारी की जो लिस्ट थी पहले की। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, ज़री तरक्याती बैंक है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, इनको इंक्लूड किया गया है। तो मतलब कुछ इदारे पुराने जो थे उनको निकाला गया है। निकालने की कोई वजह बताई है और कुछ नए जो है वो इस लिस्ट में निकालने की कोई वजह बताई गई है? अभी तक कोई वजह जो है वो सामने नहीं आई। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इदारे जो है जिसको निकाला गया है, उनके पीछे जो कल डिस्कशन हुई है उस डिस्कशन में कुछ को तो वो स्ट्रेटेजिक कहा गया है कि कोई इदारे हैं उनके कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको देख कर जो है वो उनको अभी जो है वो निजकारी जो है वो नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इक्तसादी राब्ता कमेटी है। एक तरफ जो गवर्नमेंट है, जारी सी बात है, वो ये चाह रही है कि ये सारे इदारे खसारे में जा रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है हमारी जो मईशत है उसको। तो एक कफ़ायत शारी का भी जो है वो अलम बुलंद किया हुआ है जो वज़ीर आज़म है। उन्होंने पिछले दिनों आपने सुना होगा वज़ीर आज़म ऑफिस के जो मुलाजमीन थे उनकी सैलरीज भी उनको उनके जो है वो बोनस में दी गई। तो ये एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के इकदाम करती है कि निजकारी होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो इदारे खसारे में जा रहे हैं उसमें शफाफ तरीके से वो निजकारी होनी चाहिए और इस तरह हो कि उसका कम से कम जो है वो फ़ायदा हो, मईशत किसी तरह जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का जो खुद जो है वो अमल है वो उसकी नफ़ी करता है कि ये सारा बर्डन जो है वो अवाम उठाए, अवाम के ऊपर महंगाई का भी बर्डन है, सारे जो है वो टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन खुद जो है वो कफ़ायत शारी की बजाय गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के इक़दाम जब करती है तो ये एक मेरा ये ख्याल है कि एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो इस हवाले से बनती है। इसके अलावा जो निजकारी है उसमें अगर बात की जाए, इदारों की बात की जाए, तो वही जो PIA है वहीं पे 4 निजी एयरलाइंस कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। जो एयरलाइंस हैं अगर उनकी कारकर्दगी, उनके नए जो तैयारे हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है उस पर बात की जाए, उनको कंपैरिजन PIA के साथ किया जाए तो PIA नुकसान में जा रही है, PI पे खर्च ज़्यादा हो रहा है, खसारे में जा रही है। उन पे खर्च भी कम हो रहा है, वो सर्विसेज भी अच्छी दे रही हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी जिन इदारों की भी बात की जाती है, स्टील मिल्स हैं, रेलवे है, इस किस्म के इदारे हैं, वो खसारे में जा रहे हैं। उनके खसारे को कम या ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है निजकारी की जाए। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हज़ारों और लाखों के लिहाज से लोग जो है वो इसमें बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ पिछले 2 साल में जो एक महंगाई का तूफान भी है, लोग पहले ही वो एक गुर्बत की चक्की के नीचे जो है वो पिस रहे हैं। दूसरी तरफ निजकारी होगी, वो जरूरी है, इस मुल्क के लिए भी जरूरी है। तो वो लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए भी कोई ऐसे इक़दाम बहरहाल करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप जो है वो सारा कुछ कर दें और लोग जो है वो बेचारे आम गरीब लोग भी होते हैं जो इन इदारों में जो है वो अपनी मुलाजमतें कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज है या नहीं है, ये अलग सवाल है। लेकिन अल्टीमेटली आपने उनको कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को सेव करना है कि ये एक
एक बर्डन जो है वो पूरी सोसाइटी पर ना आ जाए। साकिब, ये बताएं कि पेंशन इस्लाहात की ज़ाहिर अब बात कर रही है, बड़ा सीरियसली इस पर अब बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, तो क्या अब इसमें कोई लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए जाने हैं अनकरीब? जी बिल्कुल, उस हवाले से तो उनको एक तो जो सर्विसेज एक्ट है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन जो आइनी ओहदे हैं उन के हवाले से, या जो अगर आर्मी के हवाले से बात की जाए, अगर उनकी हवाले से आर्मी एक्ट में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा। या इधर जुडिशरी में है तो यहाँ भी तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन ये आइनी तरमीम के जरिए उनको लाना पड़ेगा अगर इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो अगर वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो है वो एक्ट के जरिए वो कर सकते हैं। इसमें जो प्लान जो है वो गवर्नमेंट का जो नज़र आ रहा है उसमें दीगर भी जो इस्लाहात के हवाले से इक़दाम हैं। एक तो तकरीबन ये जो सूबाई जो पेंशन दी जाती है जब जो मरकज़ में, ये तकरीबन 2800 से 2900 अरब रुपया जो है वो बनता है जो पेंशन की मद में दिया जाता है। इसमें एक और जो चीज़ है, एंगल जो बताया जा रहा है वो ये कि 1985 और 1990 में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई और उसके बाद भी होती रही लेकिन कम हुई उस दौर में, और वो लोग बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो रिटायरमेंट एज को वो पहुंच चुके हैं। अच्छा। तो वो एक फैक्टर है कि एक बड़ी बल्क में जो है वो लोग रिटायरमेंट एज में पहुंच चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा वो आगे चलाना चाहते हैं। हालांकि इसमें एक और जो चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 3 साल के लिए रिटायरमेंट एज जो बढ़ानी है इस पेंशन इस्लाहात में, तो उन लोगों को फिर 3 साल सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। सैलरी में रखना पड़ेगा उनको, आप फ्री में तो नहीं रख सकते। तो वो जो एक लमसम अमाउंट है वो सिर्फ आपकी बचत हो सकती है कि गवर्नमेंट को वो नहीं देनी पड़ेगी, बाकी तो 3 साल फिर सैलरी तो उनको देनी ही पड़ेगी। तो वो लमसम अमाउंट की मद में जो है वो बचत हो सकती है। फिर जो इस्लाहात है, पेंशन इस्लाहात, उसमें कुछ इस तरह भी किया जा रहा है कि पहले अगर कोई जो है वो रिटायर बंदा होता है तो उसकी वाइफ है वो बेवा है तो उनको होता है, अगर उनकी बेटी है वो शादीशुदा नहीं है या वो बेवा है तो उनको फिर वो ट्रांसफर वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं और ज्यादा बेनिफिशियरी लोग थे पहले, तो इन इस्लाहात में उनको भी जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कम जो है वो किया जा सके। इसके अलावा एक और एलिमेंट जो है वो अभी IMF की जानिब से जो एक जो है वो रखी गई है तजवीज़, बल्कि कहा गया है कि जो तनख्वाहदार तबका है, एक तो पेंशन है, पेंशन वाले मामलात भी जारी सी बात है, आम लोग बहुत ज़्यादा पेंशन पे रिलाई कर रहे होते हैं और जो बहुत पुराने जो है वो मतलब रिटायर हुए वो पेंशन पे सारा उनका सहारा पेंशन होता है, अगरचे ये आजकल के जो अखराजात हैं उससे मीट नहीं होते। दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है उस पर IMF ने जो टैक्स लगाने का कहा है वो बहुत ही खौफनाक है। मेरा ख्याल है कि वो अगर टैक्स लग गए, अगर गवर्नमेंट ने मान लिए वो उस किस्म की जो बात है IMF की, तो वो जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास हो जाएगा और लोअर मिडिल क्लास वाला बहुत पॉवर्टी में जब चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि जो सैलरी क्लास है और जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों पे जो टैक्स है वो इक्वल कर दिया जाए। जो बिजनेस इंडिविजुअल है उनका टैक्स भी सैलरी क्लास की तरह कर दिया जाए। हालांकि जो मेरा ख्याल में जो ये तजवीज़ देने वाले हैं वो वेस्ट को सामने रख के दे रहे हैं, वहाँ आपको तालीम भी मुफ्त है, आपकी इलाज मुआवजे की सहूलियात भी हैं और 100 किस्म की सहूलियात हैं जो लोग टैक्स देते हैं टैक्स की मद में। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती। वैसे यहाँ भी है आईनी तौर पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना है नहीं, वो किताबों में तो बहुत कुछ है लेकिन जो है वो अमली तौर पर नहीं होता। इसमें जो उन्होंने जो तजवीज़ की है, जो कहा है पाकिस्तान को, वो ये कहा है कि एक सैलरी पर्सन जो है 1 लाख रुपए, उसका 15,000 उस पर जो है वो टैक्स, 1 लाख रुपए अगर कोई सैलरी ले रहा है तो उस पर 15 लाख जो है वो होना चाहिए टैक्स, और अगर वो 3,33,000 से जायद अगर कोई सैलरी ले रहा है उस पर 35% जो है वो टैक्स होना चाहिए, वो 2,17,000 उसकी सैलरी बचेगी।